वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इंस्टेंट नॉलेज के चैनल पर। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी कुछ लोगों ने कमेंट रेज किया था एंड कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी था कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में हम किस प्रकार से प्रिपेयर करें एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हम किस प्रकार से आंसर्स लिख के लाएँ कि हमें एक सेटिस्फाइड मार्क्स तो एटलीस्ट मिले। बिकॉज़ यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हार्ड वर्क करने वाला ज़्यादा नंबर पाएगा या स्मार्ट वर्क करने वाला ज़्यादा नंबर पाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे कन्फ्यूज़न रहते हैं। कुछ लोगों ने साल भर से मेहनत की होगी बट मोस्ट प्रोबेबली कि वो कम नंबर पाएँ। कुछ लोगों ने सिर्फ 2 महीने पढ़ाई की होगी तो इट मे बी हैपन हो सकता है कि उनसे ज़्यादा नंबर पाएँ। कैसी होती है सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि फरवरी में इस बहुत सारी स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर स्टेट बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं 10th एंड 12th की वो स्टार्ट हो चुकी हैं और सीबीएसई की भी एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट 15 तारीख से हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो मतलब सीबीएसई की भी फरवरी से स्टार्ट होगी एंड उसके बाद आपका लास्ट होता है इंटरनेशनल बोर्डेड आईसीएसई एंड आईसीएसओ के जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो होंगे। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम्स कोई से भी हों, किसी भी बोर्ड के हों, सेंट्रल के हों, स्टेट के हों या नेशनल बेसिस में हों, ये ओलंपियाड वगैरह हो गया, मेनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिंग होती है वो होती है हमारी जो एक पॉइंट हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो एक विज़न होता है कि हम उसको किस प्रकार से देखते हैं। सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लोग इसी से ही निगेटिविटी में आ जाते हैं कि यार आंसर्स कैसे फ्रेम होंगे, इतनी सारी चीज़ें, कंक्लूजन कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे, ऐसी वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो पहला टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो हमारे आज की वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है, वो पॉइंट है सबसे पहले अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। ठीक है, हम घर से बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी बैठ के हम पढ़ रहे होते हैं जब तक पेपर स्टार्ट नहीं होता है, सॉरी। तो इतना सब कुछ तो हमने पढ़ लिया। अब जब उसको लिखने का टाइम आता है तो लिखने के टाइम पे जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है वो प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। हमें लगता है कि हमको आंसर पूरा याद है, आंसर पूरा याद भी होता है और हम पूरा फर्स्ट ऊपर से स्टार्ट किए और नीचे तक में ऐसे करके मैंने 2-3 पेजेस में आंसर लिख दिए। बट आपको इस पॉइंट को समझना होगा कि वो जो आपने 2-3 पेज का आंसर लिखा है, भले से आपने सही लिखा है, उसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है, बट उसके मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। उसके मार्क्स आपको इसलिए नहीं मिलने वाले हैं कि सामने वाला इंसान जो है वो आपके आंसर को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप एक बात बताइए, आपको मतलब आपके पास मैंने 200 कॉपी दे दी, ठीक है, मैंने 200 कॉपी दे दी और मैंने बोला कि इसको आप पढ़ो। किसी बच्चे ने 3-4 पेजेस लिखे हैं, किसी ने 4-5 पेजेस लिखे हैं, ऐसे कर करके आपके पास टोटल 200 बच्चों की मैंने कॉपी दे दी। अब जब आपको इस प्रकार की कॉपियाँ मिलेंगी तो आप एक कॉपी पढ़ने के लिए ऑलमोस्ट कितना टाइम दे सकते हैं? 15-20 मिनट तो आप देंगे नहीं, अदरवाइज़ तो आप महीने भर ही करते रह जाएंगे। आप मुश्किल से कितना टाइम दे सकते हैं? 2 से 3 मिनट, बहुत ज़्यादा ले लो तो 5 मिनट, बहुत ज़्यादा, अगर थोड़ा और ध्यान से पढ़ना है तो। बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्या होता है कि जो पैनल्स होते हैं जिनके पास कॉपीज़ जाती हैं, एग्जामिनर जो होते हैं जिनके पास कॉपी चेक होने के लिए जाते हैं, उनके पास बंचेस ऑफ कॉपीज़ होती हैं, ठीक है। तो उसके पास ऐसी भी कॉपी के फॉर्मेट्स रहते हैं कि सबसे पहली कॉपी जो आ गई उसमें हो सकता है कि बहुत ख़राब तरीके से लिखा हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेथड, मैं यहाँ पे मेथड पे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे राइटिंग पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज राइटिंग का आपके आंसर से कोई लेना देना नहीं है, कंपेरिजन हो ही नहीं सकता दोनों का। सो ये दोनों चीज़ें अलग है। पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंटेशन पे। जब हम कोई सा भी आंसर लिखते हैं तो हमें ट्राई करना है कि वो आंसर शुड बी अ पॉइंट, वो आंसर पॉइंट में होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट में होना चाहिए, हेडिंग में होना चाहिए, सब हेडिंग में होना चाहिए, ठीक है। और उस आंसर को आप प्रिसाइज करके लिखिए। प्रिसाइज इन द सेंस कि हमें सपोज़ करो ये बताना है कि मुझे इंदौर से दिल्ली जाना है। अब अगर इंदौर से दिल्ली जाना है तो उसका सिर्फ हमको सीधा सीधा आंसर ये बताना है कि हमको इंदौर से दिल्ली जाना है, तो फर्स्टली हमको रेलवे स्टेशन जाना है, देन वहाँ से ट्रेन पकड़ना है, या पहले हमें एयरपोर्ट जाना है और एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ना है। अब इस प्रकार से करेंगे तो हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। अब तुम अगर ऐसा बताओगे कि पहले हम घर से निकलेंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर ये करेंगे, सो दैट इज़ नॉट अ सेंस। आप डायरेक्शन सही बता रहे हो, आप पूरी मेथड भी सही बता रहे हो, बट इतना सुनने के लिए और इतना पढ़ने के लिए कोई भी इंसान इंटरेस्टेड नहीं है, और आज के डेट में तो फिर भी बिकॉज लैक ऑफ टाइम। सो पहली चीज़ें कि पॉइंट्स पे फोकस करिए और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उस पर फोकस करिए। जब भी हमारा आंसर कंप्लीट होता है उसके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, जैसे अगर आप बैटल ऑफ पानीपत की बात कर रहे हैं तो उसका जो ईयर है उसको उसके अंदर थोड़ा सा हाईलाइट कर दिए पेंसिल से या पेन से, वॉट एवर जो भी आपके पास है, जिसका भी आप यूज़ करते हैं। आप जब पॉइंट्स का यूज़ करते हैं तो उसके नीचे प्रॉपर अंडरलाइन होने चाहिए, उसको थोड़ा सा ध्यान दें। और ऐसा नहीं कि मतलब लिख दिए और अंडरलाइन किए नहीं, उसमें थोड़ा सा क्या होता है जब वो प्रेजेंटेशन होता है वो ख़राब हो जाता है।
ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन अब मैं सेकंड पॉइंट में आता हूँ। सेकंड पॉइंट है कि आप किसी भी आंसर को लिखिए, ट्राई करिए कि उसको एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से समझाएं। आपका सब्जेक्ट वॉट एवर कुछ भी हो, सिविक्स हो, हिस्ट्री हो, जोग्राफी हो, ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा हो सकता है, हिंदी इंग्लिश में हम चीज़ों के ज़्यादा डायग्राम नहीं बना सकते हैं। बाकी इन दोनों सब्जेक्ट छोड़ देंगे, इसके अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ईजिली दिए जा सकते हैं। डायग्राम से क्या होता है कि पहले एक तो सबसे पहली चीज़ हो जाती है कि आपका प्रेजेंटेशन हो जाता है। आपने डायग्राम बना के दिया, मतलब जो चेक कर रहा है उसको ये पता है कि हाँ यू हैव अ नॉलेज, आपके पास नॉलेज है अगर आपने डायग्राम बनाया है तो। और उसी डायग्राम में जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं, आगे आके उन्हीं पॉइंट्स को बनाकर उसी डायग्राम के पॉइंट्स उठाना है आपको और उसी पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना है 4 to 5 लाइन्स में। 5 लाइन्स इज ना, 5 लाइन से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए, वो फिर वैसे भी कोई नहीं पढ़ता है, बट 5 लाइन इज इनफ प्रेजेंटेशन दैट यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दैट। क्लियर? तो दो चीज़ों में हमने डिस्कस किया, सबसे पहले कि प्रेजेंटेशन और दूसरा कि हमें जो हाईलाइटिंग करना है पॉइंट्स को, उस प्रकार की चीज़ों को हम हेडिंग के साथ, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ किस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर? अब अगर मैं थर्ड पॉइंट में देखूं, जैसे एक हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स का भी पेपर भी होता है, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों में एक चीज़ें होनी चाहिए कि आप अगर इसमें कोई भी आंसर लिखें तो उसका एग्जांपल लें। ठीक है, जैसे उसने पूछा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है, व्हाट्स द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, तो हमको ये तो बताना है, फंक्शंस तो हम बताएंगे, उसमें सबसे पहला एक मेथड क्या है, सबसे पहले तो आप बताइए कि आरबीआई क्या है। ठीक है, आरबीआई के नीचे कौन कौन से बैंक्स आते हैं इसको भी आप बता सकते हैं शॉर्ट में, बहुत डिटेल नहीं करना कि सारे बैंक्स का नाम लिखने लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं करना। सो उसको एकदम शॉर्ट में आप बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए थोड़ा सा, और फिर जो उसने फंक्शंस पूछा है उन फंक्शंस को आप 8 से 10 पॉइंट में, 8 से 9 पॉइंट में, जितने भी पॉइंट आपको याद हैं उस पॉइंट्स में लिख के एक्सप्लेन करिए। लास्ट में किसी भी एक प्रोफेशनल राइटर की इकोनॉमिक्स की डिफिनीसन जरूर दे दें, और लास्ट में अगर आप अपना भी कंक्लूजन बताना चाहते हैं तो उसको कंक्लूजन का हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो आपका 4 to 5 पेजेस का ऑलमोस्ट एक आंसर भी हो जाएगा, प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाएगा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपने दिया है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है, ये 3 चीज़ें अगर हम हर एक सब्जेक्ट में करेंगे तो ये सारी सब्जेक्ट में हेल्पफुल है। नंबर स्कोर करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखते जाते हैं, हिस्ट्री जैसा पेपर हो जाता है, उसको कौन पढ़ता है इतना। तो दैट इस प्रकार से अगर प्रेजेंटेशन करेंगे तो हो सकता है कि हमारे नंबर अगर 5% कम आ रहे हैं तो 5% इम्प्रूवमेंट हो सकता है। क्लियर फ्रेंड्स? सो बस अभी के लिए बस ये 3-4 टॉपिक्स पर आप फोकस करिए। इस पर अगर आप इस प्रकार से प्रेजेंटेशन करके आएंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट कुछ दिनों में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।